एक्टिंग भी उस टाइम के लिए टेम्पररी थी मेरे लिए। जब पिक्चर देखने जाते थे तो पिक्चर के एंड स्क्रॉल्स देखकर मैं उसका एक फोटो ले लेता था। सर मैं आया हूँ, मेरे लायक है तो आप मुझे बताइए, मैं करना चाहूंगा। टीवी हमें हार्डवर्क करना सिखाता है मैंने। अब अगर काम आप ढूंढने जा रहे हैं उस प्रांत में तो आप अपने आप को एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती। जो जिम में अवॉइड करनी चाहिए वो ये कि ईगो लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का रोल जरूर प्ले करना चाहूंगा अपने लाइफ में एक बार। इसमें जो वॉर सीक्वेंसेस में मैंने जो आर्मर पहना हुआ है वो 26 किलो का आर्मर है। मैरिज प्लान्स क्या है, रिलेशनशिप प्लान्स ये क्या आपने है? क्या पूछ लिया अभी लास्ट में? तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के पता। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पंजाब केसरी के पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो ना केवल अच्छे एक्टर बल्कि एक एथलीट, सिंगर, डांसर, ना सिर्फ टैलेंटेड एक्टर बल्कि वो मिस्टर वर्ल्ड भी रह चुके हैं। उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में कई खिताब अपने नाम किए हैं। उन्होंने टॉलीवुड से लेके बॉलीवुड हर इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया है। उनकी टेलीविजन से लेके फिल्म इंडस्ट्री का ये जो सफर है वो काफी इंस्पायरिंग है। तो चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। सो लेट्स वेलकम नन अदर दैन ठाकुर अनूप सिंह। बहुत बहुत Hello, शुक्रिया, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और पंजाब केसरी के सारे दर्शकों को मेरा नमन, धन्यवाद। सर बात करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। इस जर्नी में अगर आपकी लाइफ देखी जाए तो एविएशन इंडस्ट्री छोड़कर फिर एक्टिंग को चूज करना काफी टफ डिसीजन हुआ होगा आपके लिए क्योंकि इट वाज अ सेटल्ड लाइफ, सब कुछ छोड़ के एविएशन इंडस्ट्री, पायलट की अच्छी खासी जॉब छोड़ के फिर एक्टिंग क्यों सिलेक्ट किया आपने? इसका कारण है ग्लोबल रिसेशन। 2008 और 9 में देयर वाज अ ग्लोबल रिसेशन हैपनिंग, जिसमें ज्यादातर एयरलाइंस तक अपने अच्छे खासे पायलट को ना वो छोड़ दे रहे थे, सी ऑफ कर दे रहे थे। तो ये वो दौर था 2000 दो सालों का ऐसा दौर था जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। और मैं जस्ट ट्रेनिंग करके आया था वहां से और लगने ही वाला था कि वो एयरलाइन भी बंद हो गई। ओह, तो वो 2 साल का जो दौर था वो बहुत डिफिकल्ट था। तो वहीं पर हमने ये चॉइस एक ऐसी की कि यार कहीं ना कहीं फैमिली को भी एक सपोर्ट करना होता है। जब आप 21 साल के हैं या 19 20 21 साल के हैं, आप जिंदगी को समझ रहे होते हैं, तब आपके सामने जिंदगी जो ऑप्शन लेकर आ रही है वो ये है कि देख आने वाली जिंदगी अब केक वॉक नहीं होने वाला। यहाँ से तुझे अपने फैसले खुद लेने भी पड़ेंगे और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को भी उठाना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि अगर घर ही बैठे रहना है उससे अच्छा कुछ ना कुछ काम करता रहूँगा मैं। और मम्मी डैडी को सपोर्ट करना एक ज़रूरी है। हम बॉयज़ से ये बहुत जल्दी एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत सोसाइटी में कि जल्दी से जल्दी बड़े हो जाओ ताकि जिम्मेदारियाँ उठा सकें। और बेशक से मैं समझता हूँ दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि मेरे मॉम डैड ने मुझे इतना तो बड़ा करके इतना काबिल बनाया कि मैं जो अगर कोई चीज़ ठान लूँ करने की तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उस दौरान ये निर्णय लिया था हमने कि जब तक एविएशन सेक्टर ठीक नहीं होता हम कुछ अलग करते हैं। बट एक्टिंग में तो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी होती है, तो एक्टिंग जी, ही क्यों? बिकॉज जब मैं 10+2 में था अपने, हम्म, तभी अपना मन बना लिया था कि मैं कोई 9 to 6 जॉब वाली जॉब कभी नहीं कर सकता। अपने बारे में मुझे ये पता है। तो ये मैं कोई ऐसा इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट करियर चूज करना चाहता था जहां पर मैं अपने निर्णय ले सकूं। तो वो या तो एज अ पायलट हो, फिर दूसरा क्या है, तो मन में ये ख्याल आया कि एक एक्टर क्यों नहीं बन सकता जहां पर मैं निर्णय लूं कि ये रोल मुझे करना है या नहीं करना। मैं ऐसा परफॉर्म कर सकता हूं, वैसा परफॉर्म। पता कुछ नहीं था, बस मन में ख्याल आया। पता भी नहीं था कि एक्टिंग कैसे की जाती है। एक पायलट को आप सडनली कैमरा के सामने आप राइट। बिठा दोगे और बोलोगे ये 4 लाइनें आपको बाय हार्ट करके इसे ऐसे बताना कि ऐसा कैरेक्टर हो, बहुत मुश्किल था। तो एक्टिंग भी उस टाइम के लिए टेम्पररी थी मेरे लिए। ये था कि यार जब तक एविएशन सेक्टर ठीक नहीं होता एटलीस्ट इसमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस था मुझे। क्योंकि कॉलेज डेज़ में मैं मॉडलिंग करता था, तो ओके। मुझे एक स्टेज का एक्सपीरियंस था। जिसकी वजह से मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये एक्सपीरियंस कहीं न कहीं काम आएगा, 4 पैसे भी कमा लूँगा मैं। तो उस चक्कर में हमने सोचा टेम्परेरीली जब तक ठीक नहीं हो जाता माहौल ग्लोबल रिसेशन का, तब तक हम थोड़ा-सा संघर्ष करते हैं, एक्टिंग को जानते हैं। और वहाँ से नीड पैदा हुई। जैसा कि आपने कहा कि बड़ी इंस्टेबिलिटी है, हम्म। वो चीज़ मैं जानता था और उसकी वजह से फेलियर्स भी बहुत आए। क्योंकि काम है तो पैसा है, काम नहीं है तो पैसे नहीं है। राइट। अब काम ही नहीं है, अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं है, पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, किसको मिलना है, कुछ नहीं पता। तो मैं क्या करता था, जो उस टाइम पे जो सीरियल खत्म होते थे ना, तो सीरियल के एंड में स्क्रॉल्स आते थे। प्रोडक्शन हाउस का नाम, राइट। राइट। ईपी कौन था, वाइजिंग प्रोड्यूसर कौन था, वो सब नाम मैं नोट कर लेता था। फिर वो नाम से मैं फेसबुक पे सर्च करता था
और फिर ओके। उनको मैसेज करता था कि सर आप ये प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, मैंने आपका नाम देखा है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एक बार। तो ऐसा संघर्ष जोन चालू रहा। जब पिक्चर देखने जाते थे तो पिक्चर के एंड स्क्रॉल्स देखकर मैं उसका एक फोटो ले लेता था और फिर जाकर उनके नाम लिखकर मैं सर्च सबको करते थे। अप्रोच करता था कि हाँ राइट। सर। तो भले ही प्रोड्यूसर जवाब ना दे, लेकिन उसी यूनिट का एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर या स्टाइलिस्ट है या कोई हेयर स्टाइलिस्ट है कोई एक्टर का, वो तो जवाब देता है ना। जी, आपको ऐसा जवाब आया है कभी कि आए आपने? ना तो तब तो ऐसे हाँ। तो पता चलता था कि अगला जी। कहाँ क्या हो रहा है, ओके। और ऐसे करके जाता था मैं। तो इंस्टेबिलिटी थी लेकिन एक चैलेंज था बहुत बड़ा। और यार कुछ नहीं करने के घर बैठने से तो अच्छा ही है अच्छा कि है। कुछ करते बैठो अपने अपने ऊपर, वो भी वो करो जो तुम्हें पसंद आता है, जो तुम्हें जिसमें तुम्हारा मन हो। तो शुरुआती में तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन जब रोल मेरा काम बोलने लगा उसके बाद घर वालों का कॉन्फिडेंस तो देखने लायक जी, था। घर वालों ने मना किया था शुरू में? ऑफ कोर्स मना किया था ना। देखिए जब आपके हाँ। पिताजी एक बड़ी मोटी रकम आपकी ट्रेनिंग पे लगाते हैं, आपके जी, जी। एजुकेशन पे लगाते हैं, तो उनका एक विजन होता है कि आप ये होने के बाद बेटा पायलट हो जाएगा, एक जॉब हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी। हर माता पिता चाहते हैं कि अपना बेटा अच्छा कमाए भी और अच्छा करे भी। अब वो नहीं हो कि मैं एक्टिंग में कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अलग ही कर रहा हूँ। तो पिताजी और मॉम तो इनिशियली थोड़े से इस चीज़ को लेके डाउटफुल थे कि यार हम तुम्हें क्या बना रहे थे और तुम क्या बनने जा रहे हो। एक्टर बुरी बुरी बात नहीं थी एक्टर होना, लेकिन उनको ये कि दोनों फील्ड ही अलग। राइट। ऐसा भी नहीं कि तुम एविएशन सेक्टर में ही हो, कुछ और कर रहे हो। तुमने तो फील्ड ही अलग चुन ली। तो इसीलिए वो बड़े अगेंस्ट थे इनिशियली। जी, और स्ट्रगलिंग फेज़ की बात करें तो उसके बाद आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? आपने अप्रोच किया, उसके बाद कैसे आपको फर्स्ट रोल की तरफ? भयंकर बाप रे! आपको मैं बताऊँ, मैं याद करता हूँ आज भी तो हर प्रोडक्शन हाउस के दरवाज़े खटखटाना, पहले तो ये नहीं पता होता था कि अ, ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं, राइट। कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन, हमें पता ही नहीं होता था। अब तो चलो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया इतना है, हुँ। इंस्टाग्राम वगैरह अभी इतना फूटा है। उस टाइम पे इंस्टाग्राम भी नहीं था, सिर्फ़ फेसबुक चलता था, ऑरकुट उसके भी पहले था ओके। और याहू मैसेंजर होते थे और मेल करना पड़ता था पोर्टफोलियो वगैरह, सिर्फ़ ईमेल से ही होता था। ऐसे अब फ़ोन पे भेजो तो अलाउ नहीं करते थे, एंटरटेन भी नहीं करते थे। तो वो दौर देखा है मैंने जब टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बूम हो रही थी। फिर कई बार हर जगह जाना और लोगों से सुनना कि आप फिट नहीं हो, हुँ। आप इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हो। आपने एक बार कहा था कि आपने 1 साल में 129 बिल्कुल रिजेक्शंस। सही कहा। तो ये उसी हाँ। दौर का मैं बता रहा हूँ जी, आपको कि जी, जी। हर रोज़ घर से मैं झगड़ के निकलता था कि आज मैं कुछ करके उसके बाद दिखाऊँगा। भी फिर इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती थी? बाद में मेरी ज़िद बन गई थी वो, और एक हिसाब से शर्म नाम की चीज़ भी चली गई थी मेरी लाइफ़ से। जी। क्योंकि पता था एंड रिज़ल्ट क्या है। ये वही बात है ना जो कृष्ण ने भगवत गीता में बोला था कि तुम सिर्फ कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। तो बहुत हार्ड लेसन है वो, बहुत हार्ड तरीके से सीखा हूं मैं, क्योंकि राइट। जब मैं लोगों को अप्रोच कर रहा था ऑडिशन और मौके की तलाश में, तो ये डर लेकर साथ में जा रहा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर हुआ तो, हुँ। नहीं हुआ तो, और इसमें होना ही चाहिए तो ये मतलब है मेरा करने का, ऐसा सोच रहा था ना मैं। जो कि भगवान ने वो पूरा तोड़ दिया मेरा कॉन्फिडेंस। उसके बाद ऐसा होने लगा, नहीं आने वाला है ना कॉल, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं आएगा ना कॉल, लेकिन एफर्ट डालूँगा पूरा मैं। जब उस एटीट्यूड से आप जाने लगते हैं, तो आपका ऑरा बदल जाता है। मेरा ऑरा बदलने लगा अपने आप में, मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आने लगा अपने आप में। मुझे लगने लगा ये कैमरा है, ये लाइट्स हैं, ये मेरा 2 मिनट का फेम है। यहाँ पर जो मैं बोलूँगा डायलॉग्स याद करके आया हूँ, मैं भूल जाऊँगा कि ये कैमरा के पीछे कौन भाई साहब खड़े हैं, यहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है। ये 2 मिनट में अपनी ऐसी परफ़ॉर्मेंस दूँगा, कैमरा के अंदर झाँक कर बोलूँगा मैं, और वो करना शुरू किया मैंने। और फिर एकदम तो लाउड भी हो जाता था, ओवर द टॉप एक्टिंग भी हो जाती थी उस हुँ। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। लेकिन कॉल नहीं भी आया उसके बाद भी। लेकिन एक मानसिक जो स्थिति थी ना वो बदल गई। वो ऐसा लगा कि अब मैं ना अपना एफर्ट 100% दूँगा हर चीज़ में, और भूल जाऊँगा कि कॉल आएगा या ना आए सिलेक्शन का। और मैं फिर अपने आप को बिज़ी करने लगा। मैं हर प्रोडक्शन हाउस में जाता था वही सेल्फलेस एक एटीट्यूड से, सर मैं आया हूँ, मेरे लायक है तो आप मुझे बताइए, मैं करना राइट। चाहूँगा। जैसा भी होगा, आपको जो बोलोगे, आधी रात को बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। ये एटीट्यूड था तो कोई कहीं न कहीं लोगों को पसंद आने लगा। फिर ऐसे करके महाभारत क्रैक जी। हुआ। अच्छा, आपने ये टेलीविज़न भी किया है, उसके बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया है, चाहे जी, साउथ की हो, चाहे जी। बॉलीवुड की हो। तो वो सफ़र कैसा रहा कि टेलीविज़न पहले कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर एकदम से टेलीविज़न में, फिर उसके बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में, ये जर्नी कैसी रही? पहली बात तो टेलीविज़न पे ही रोल मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। राइट। ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ से दूसरा फ़ोन आ जाए या कहाँ से कहाँ जाके किसको मिलूँ, अगला पीस ऑफ वर्क मेरे मुझे कहाँ से आएगा, वो ही मुझे पता नहीं था। तो फ़िल्म तो बहुत दूर की बात थी उस हुँ। ज़माने में मेरे लिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग,
टेलीविजन में जब महाभारत किया उस लेवल पर, उस बड़े स्केल पर महाभारत करने के बाद कहीं न कहीं हिम्मत आई कि यार इससे भी बड़ा कुछ किया जा सकता है। अब किया जा सकता है लेकिन कहाँ से करें? तो उस दौरान भी मैं हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन लोगों से मिलकर आया, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एक और ज़िद आई कि तब तक क्या है ना मैं थोड़ा मोटा भी हो चुका था अपने राइट। महाभारत के रोल की वज़ह से। तो एक कॉमन फीडबैक सबका यही आने लगा था कि यार आप अब बहुत तो ओबीस हो और आप लीड के लिए प्लान करते हो या आप लीड करना चाहते हो लेकिन आप उसके लायक नहीं हो अभी फिलहाल। तो उस गुस्से में अपने आप को बदलने के चक्कर में मैं बॉडी बिल्डिंग करने लगा जी। ताकि कुछ चेंज करूं अपने आप के बारे में। जब महाभारत का रोल आपको ऑफर हुआ था तो यू वर हैप्पी कि धृतराष्ट्र के लिए कैसे, मतलब क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मैं पांडवों और कौरवों का रोल नहीं, छोड़कर। मुझे ये बोला गया था कि ये हाँ। लीड रोल है धृतराष्ट्र का। जी। तो मैं मेरी जिद इतनी थी कि मैं करूंगा तो लीड रोल करूंगा। राइट। तो जब मुझे मिला और मैं घर जाके बोला कि मैंने फाइनली कर दिया है, हम्म। मैंने कहा क्या बने हो? बोले धृतराष्ट्र। अरे तेरी की बना है तो धृतराष्ट्र बना। राइट। ऐसा रिएक्शन था मम्मी डैडी का बिकॉज़ उनके ज़हन में ना वो पुराने वाले महाभारत और पुराने जी। और एक जाने भी दो यारो एक फ़िल्म आई थी, उसका वो स्पूफ बना था उसमें, ये सब क्या हो रहा है पूछता है उसमें एक कैरेक्टर। तो वो सब की छवि ऑलरेडी थी। तो इनिशियली तो मेरे अपनों ने भी सोचा कि यार ये मिला तो क्या कर रहा है? अगर मिला तो पांडव या कौरव तो जी। बनता। जी। और ये शरीर इतना तगड़ा इसका, अच्छा हम्म। खासा शरीर है ये इसका, लंबे बाल हैं। तो ये वैसे रोल क्यों नहीं कर रहा है? मगर फिर मैं वापस प्रोड्यूसर्स के पास गया। मैंने कहा यार सर ये ऐसा हो गया है देखिए, ये सच में लीड है, क्या है ये सीन? बिकॉज़ मेरे को तो राइट। राइट। रिएक्शन वैसा हाँ। नहीं आया। हाँ। वो बोले नहीं बेटा, तुम्हें हम 21 ईयर ओल्ड धृतराष्ट्र से शुरू कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। यंग धृतराष्ट्र है, तुम्हारे फिर तुम्हारा राज्याभिषेक से हम्म। लेकर तुम्हारी शादी गांधारी से होने से लेकर आपके पुत्र पैदा होने से लेकर पूरा इंटरनल पॉलिटिक्स होने तक, हम्म। बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की महाभारत होगी, बच्चे तक गुजर जाएंगे, तब तक लेकिन आप तुम रहेंगे। बचोगे लास्ट में। राइट। 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 तो तुम सोचो, फिर मेरे दिमाग में ये बत्ती जली कि यार मुझे ना कितना एक पूरा करियर, एक पूरा आर्क दिखाने को मिल रहा है कैरेक्टर का। हम्म। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का कैरेक्टर मुझे निभाने मिल रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है, हम्म। कितना कुछ दिखाने मिलेगा मुझे। लोगों के मन में छवि है धृतराष्ट्र को लेकर कि वो उसी एज के हैं, क्योंकि हाँ, तो दैट्स उनको पहले व्हाई। से ही लग रहा था कि हाँ। ये आएँगे ही बूढ़े हो जाएँगे। हाँ। मगर मैंने दैट्स कम व्हाई। से कम शुरू के 4 से 5 महीने यंग ही था मैं। तो हाँ। मेरा अपनी छवि, अपनी जो शक्ल है, वो भी वो छप तो गई। हाँ। फिर ग्रेजुअल उसी पर दाढ़ी उगाते-उगाते धीरे-धीरे दाढ़ी को लंबी करके नकली दाढ़ी लगा के फिर हमने उस कैरेक्टर को, तो वो छवि जो बदल गई फिर धृतराष्ट्र की उसके बाद। जी। वो पर्सपेक्टिव बदल गया और आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, मैं जहीं कहीं भी जाता हूँ, महाभारत से याद किया जाता है मुझे। जी। अच्छा, आपने टेलीविज़न में भी काम किया, फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में आपने क्या डिफ़रेंस देखे? क्योंकि बहुत अलग चीज़ें हैं, तो आपका मेन हाँ, अगर आप कहें कुछ पॉइंट्स में? टीवी हमें हार्ड वर्क करना सिखाता है मैडम। टीवी हमें 15-15 घंटे, 16-16 घंटे की शिफ्ट भी अगर करनी पड़े, तो आप खड़े रह के उतनी ही एनर्जी से, ताकत से काम कर सकें, ये सिखाता है। टीवी आपको हार्ड वर्क करना सिखाता है। फ़िल्मों में आने के बाद दिन में 1 सीन होता है, आराम से खाए-पिए अपना 1 सीन शूट, कोई घाई गड़बड़ नहीं है ना। कोई हुँ। एपिसोड ऐसे सबमिट करने की घाई गड़बड़ नहीं राइट। राइट। है कि जल्दी-जल्दी करो, दिन में इतना फुटेज निकलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उल्टा जब मैं फ़िल्मों में आया तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा इतना आराम से कैसे काम हो रहा है यहाँ पर? और मैं जल्दी-जल्दी सेट पे आ जाना, पहुँच जाना, मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद आराम से लोग आ रहे हैं। मैंने कहा सर आके 2 घंटा हो गया, चलिए सर अपने को फुटेज अरे भाई तू टीवी में ही सब होता है, यहाँ आराम से होता है काम। तो एक और टीवी ने ये चीज़ सिखाई कि कंटिन्यूटी हमारी कैसे, जैसे कि अगर अभी एक शॉट कट हुआ है, अब दूसरा शॉट में मुझे याद रह जाता है अपने आप के, अगर मेरा कॉफ़ी यहाँ पर ऐसा था, उसका हैंडल इस तरफ था, तो अगला कहीं भी आप कैमरा लगाओ मुझे वो याद रहेगा कि अच्छा कॉफ़ी का हैंडल इस तरफ था। अपनी-अपनी छोटी-छोटी कंटिन्यूटी कि मैंने जी। हाथ कहाँ रखा था ये शॉट के पहले। अब तुरंत मैं यहाँ से नहीं चालू कर सकता ना, राइट। तो मुझे वो याद रहेगी, वो टीवी ने सिखाया। तो हुँ। फ़िल्मों में भी मुझे अपनी कंटिन्यूटी पूरी याद रहती थी। ये बहुत फ़ायदा है उसमें। तो ऐसे कई ऐसे छोटे-मोटे फ़ायदे हैं इतने, लेकिन मैं समझता हूँ टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है मेरा, जहाँ जिन्होंने से मुझे आपने सीखा है। पढ़ाई हुँ। सिखाई है। और फ़िल्म इंडस्ट्री नौकरी है मेरी, जहाँ पर मैं अपने काम में एकदम उत्तम हूँ, अच्छा हूँ। जी। बॉलीवुड के या फिर किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अच्छा होता है, फ़ेम मिलता है, लेकिन कास्टिंग काउच को लेकर भी काफ़ी लोग बात करते हैं। तो आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया? मेरे साथ नहीं होता ये सब चीज़ें। कह रहे बॉडी देख के डर जाते थे लोग पहले। हाँ, ब सामने वैसे ही वो देख कर ही एकदम और मैं सिर्फ ऐसे था, हेलो, बस इतना ही अपना एनर्जी दे देता हूँ इस बस। लोग की तुम ऐसे ही ले लो। नहीं, नहीं, बट टच वुड ऐसा अच्छा। कभी उल्टा बहुत रिस्पेक्ट से देखा गया है हमेशा।
क्योंकि मेरी जर्नी भी ऐसी रही है ना, टेलीविजन, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, बॉडी बिल्डिंग, फिर ये सब होते हुए कहीं ना कहीं इतना एक्सपीरियंस है और अपनी क्रेडिबिलिटी भी है कि लड़के को आता है अपना काम करना। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ग्लैड। ओके। और साउथ इंडस्ट्री की बात करें और बॉलीवुड इंडस्ट्री, आजकल बहुत वो हो रहा है, जैसे अभी पुष्पा 2 रिलीज हुई है, जी उसका हाइप इतना बड़ा हुआ है। जी। मतलब हिंदी सिनेमा से ज्यादा आजकल साउथ की मूवीज ज्यादा अच्छी चल रही हैं, आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, विलन के आप रोल इतने अच्छे करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या बहुत डिफरेंस आ गया है बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री ऐसा में? कुछ नहीं डिफरेंस आया, उल्टा अभी ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो गई है। अब ये इंडियन, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि पहले होता था ये कि हम हमारे ऑडियंस जो है वो साउथ के फिल्म का मजाक उड़ाते थे, स्टंट्स वंट्स का मजाक उड़ाते थे। आज देखिए सबसे ज्यादा बुकिंग ओपनिंग पुष्पा 2 को मिली राइट है। राइट। तो इसमें ये पता चलता है कि अब ये पूरी इंडियन इंडस्ट्री हो चुकी है। पैन इंडिया जब से फिल्में आ गई ना, जी बाहुबली जब से आई, दैट वाज अ प्राइम एग्जांपल। आरआरआर आई, फिर अभी पुष्पा 2 आई। दिस इज लाइक अ साइन कि एक चेंज आ रहा है हमारी लाइफ में, जहां हम नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस भी हो, इट डजेंट मैटर अब नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, अब आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री देख रहे हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था, जब मैं तेलुगु फिल्में कर रहा था तो मुझे हमेशा से चाहता था यार, इतना अच्छा काम किया है, काश पंजाब की ऑडियंस या फिर मेरी दिल्ली की ऑडियंस भी देख देख। पाती ये पिक्चर। तब वो उस टाइम पे नहीं आते थे ना, वो सिर्फ तेलुगु में ही होती थी। लेकिन मेरे जो बॉडी बिल्डिंग से मेरे फैंस हैं वो दिल्ली के हैं, जी पंजाब के हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि फिल्म रिलीज होने के बाद जब चैनलों को बिकती थी ना, तो वो हिंदी में डबिंग होके आती थी, तो मेरी डबिंग फिल्में बहुत देखी हैं लोगों ने। ओके। करेक्ट। आज भी अल्लू अर्जुन सर के साथ भी मैंने काम किया एक जी फिल्म जी सूर्या जी। करके, तो वो फिल्म इतनी डब, इतनी ज्यादा देखी गई है, तो उससे हमारी बहुत पहचान हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि चेंज जो हुआ है वो सिर्फ इतना हुआ है कि अब बहुत एक्सेप्टिंग हो गए हैं सारे के सारे। हम्म। अब इट डज नॉट मैटर कि साउथ की फिल्म है। अब पुष्पा 2 कोई ये नहीं बोल रहा अरे साउथ की फिल्म साउथ आई की है। मूवी है, राइट। पुष्पा 2 बोल रहे हैं सीधा, अरे अल्लू अर्जुन भाई है पुष्पा 2, बस इतना ही बोल रहे हैं। जब मुझे रोल ऑफर आया था ना अल्लू अर्जुन सर के साथ काम जी। करने का, तो मैं जानबूझकर उनकी फिल्मोग्राफी देखकर नहीं गया था। ओके। मैं जानबूझकर उनका काम नहीं देखना चाह रहा था उस टाइम पर, क्योंकि क्या होता है जब आप एक एस्टैब्लिश स्टार का काम देख लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने मन में हल्के से कॉन्शियस हो जाते हो, यार ये बहुत नामचीन है और बहुत ही इनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बड़ा है करके। लेकिन मुझे पता था ये बहुत स्टाइलिश स्टार करके नाम से बहुत फेमस हैं, और इतने वार्म और वेलकमिंग थे मेरे साथ वो। अ, मैंने अपना काम दिखाया था उनको अपने उसमें, तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि अनूप यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड तुम पहुंच जाओगे एक दिन, तुम जहाँ पहुंचना है। तो आई थिंक उस टाइम पे उन्होंने बहुत मन से कहा था कहीं ना कहीं, और उसके बाद चीज़ें भी बदली हैं। फिर वहाँ से फिर हम फिल्मों की तरफ आ गए, हिंदी फिल्मों की तरफ आ गए, एज फिर हमने इन द पॉजिटिव रोल्स करना शुरू कर दी, जिसमें से एक अभी छत्रपति संभाजी जी। महाराज है जी। तो आपने अभी लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि अभी आपकी जो संभाजी महाराज है वो मराठी में भी है, जी हिंदी में भी है, तो आप खुद ही डब करते हैं? जी जी, मैंने तमिल हो, तेलुगु हो, तेलुगु कन्नड़ा हो, कन्नड़ मैं हो, सब राइट। सीखता हूँ ये भाषाएं। तो और आपने कैसे स्टार्टिंग, कैसे लैंग्वेज बैरियर, इतने सब कुछ आपने सारी लैंग्वेजेस सीखी? देखिए जो फिल्म ऑफर हुई ना, जैसे अगर हम्म तमिल की फिल्म ऑफर हुई, सिंघम हम्म 3 एक हमने फिल्म करी थी हम्म। जिसमें सूर्या सर हीरो थे, जी। हम उनके ऑपोजिट में थे। तो अब अगर काम आप ढूंढने जा रहे हैं उस प्रांत में, तो आप अपने आप को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती। अगर लैंग्वेज नहीं आती तो फिर मत करो, वापस जाके घर बैठो। जी। लेकिन काम भी करना है और ये एक्सक्यूज भी देना है, ये तो नहीं चलेगा। तो अपने आप को सबसे पहले ये समझाया। तो अब करना तो है, तो ये बैरियर को तोड़ें कैसे। तो डायलॉग्स आते थे, उसका मीनिंग जानता था। फिर एक लोकल वहाँ के आदमी को पकड़ के पूछता था इसको बोलते कैसे हैं, डिक्शन करके बताओ। तो वो डिक्शन से रिकॉर्ड करता था फ़ोन पे। फिर ओके। वो रात भर सुनता था और फिर वैसा पाठांतर करता था रात भर। अगर आपको मैं आज हनुमान चालीसा की किताब दूँ और आपको बोलूँ आपको रोज़ पढ़ना है, तो आप 4 दिन तक शायद बुक देखकर पढ़ेंगी। हम्म। 5वें दिन आप बुक साइड में रख देंगे और आप बोलते रह जाएँगे अपने आप ही। जी। आपको उसका मीनिंग पता हो या ना पता हो, लेकिन आप कंठस्थ कर लेंगी। वो ये पूरा प्रोसेस मुझे सिर्फ़ 12 घंटे में करना पड़ता था, ओके। ताकि अगले दिन मुझे फिर बिना देखे डायलॉग्स बोलने हैं, वो भी एफर्टलेसली। वो भी हीरो का गला पकड़ के आँखों में आके डाल डाल के के, बोलना होता है। राइट। अब मैं हीरो का गला पकड़ के आँखों में डाल के ये सब करके बोल रहा हूँ, और पीछे मेरा एक इमेजिनेटिव अनूप है जो पन्ने पलट रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद राइट। ये। तो रोज़ ऐसा लगता था बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है मेरी जी। यार। तो आपने, आपको अपने एक बार बोला था कि मणिकर्णिका के लिए भी आपको रोल ऑफर हुआ था। हाँ जी। किस तरह, वो कौन-सा रोल पता नहीं था वो वो? रोल कौन-सा था, मुझे तो नहीं जी, पता, बट मैं मेकर्स से मिलकर आया था। जी। और मेरी गट फीलिंग ऐसी, मुझे उस टाइम पर ऐसा मुझे लगा कि ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ मुझे लगा कि मैं इससे कई ज़्यादा चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ। ओके। पर वो अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए थोड़ी छोटी थी, एंड
तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा उस टाइम पे कर नहीं पाया और 1-2 लोगों ने मुझे एडवाइस भी किया उस टाइम पे कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो सिर्फ़ जो तुम इस थोड़ा छोटा था वो काम भी। ओके। काम वैसे कहीं छोटा-बड़ा होता नहीं, लेकिन मेरे लिए वो अपीलिंग नहीं था रोल इतना उस टाइम पे। और कमांडो 3 में आपने विद्युत सर के साथ भी काम किया है, तो विद्युत सर के साथ काम करके कैसा लगा? वो भी क्योंकि वो भी अरे बॉडी शानदार बिल्डिंग में, है, फिटनेस वो में भी काफ़ी ज़्यादा उनकी हैं। स्टोरी भी वैसी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। उनके साथ राइट। तो मैं बैठ के मैंने काफ़ी देर तक बात करी उनके घर पे बैठ के। वो फ़ोर्स फ़िल्म से आए थे, जी। तो उस टाइम पे वो विलेन थे। जॉन अब्राहम साहब हीरो थे और वो फ़िल्म इतनी प्रख्यात हुई उस टाइम पर कि बहुत कॉल्स आए विद्युत जम्वाल जी को भी कि कौन है ये लड़का नया करके। हुँ। फिर उनको उनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे उनको कमांडो सीरीज़ में साइन करते गए जी। ये लोग। तो जब मैंने कमांडो 2 उनके साथ करी तो उनके साथ बहुत वक़्त बिताने का मौका मिला। उन्होंने बोला अनूप ये सब चीज़ों से गुज़रा हूँ मैं, जो तुम सोच रहे हो या गुज़र रहे हो इस वक़्त। मैं सब चीज़ों से गुज़रा हूँ। लेकिन सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान देता रहा मैं। और वो भी थोड़ा बहुत फ़िटनेस में बहुत अच्छा हैं। जी। मुझसे सीनियर हैं। मैं उनको भैया बुलाता हूँ, बहुत हक से भैया बुलाता हूँ उनको। अब बात करें फिटनेस की, क्योंकि आपने बताया कि आप पहले एकदम से आपका वेट बढ़ गया, तो उसके हुँ। बाद फिर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आए, फिर आपने फिटनेस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया। तो वो कैसे इंस्पिरेशन आई कि अब फिटनेस की तरफ जाना है एकदम से? वो यही हुआ कि महाभारत के बाद मैं कई जगहों पर वापस काम की तलाश में जब घूम रहा था, जी। तो फ़िल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास मैं गया था। तो एक वन ऑफ द टॉप प्रोडक्शन कंपनी की ऑफ बॉलीवुड की कास्टिंग डायरेक्टर मैडम ने हमें बताया कि आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं। आप फ़िल्म के टीवी के हिसाब से भी नहीं है ठीक, फिट हैं। तो हमारे एक्टर्स जो होते हैं, हमारे हीरोज़ जो होते हैं, वो श्रेडेड होते हैं एकदम, मस्कुलर होते हैं, मूँछें होती हैं, उनकी ताव होता है मूँछों में, दाढ़ी होती है वो राइट। और मैं एकदम ये 21-22 साल का एकदम बोलते हैं ना एकदम यंग, क्लीन शेवन, लंबे बाल और बल्की चेहरा, मोटा मुँह। तो मैं या तो उस रिजेक्शन से थोड़ा नाराज़ हो सकता था या तो मैं सोच सकता था कि इसको मैं कैसे बदलूँ अपने लाइफ़ में। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। तो 6-6 घंटे मैंने तकरीबन वर्कआउट उस टाइम पे गुस्से में किया है, अपने आप को पनिश करने के लिए किया है कि अगर मेरे काम और मेरे बीच में ये शरीर आ रहा है, तो मैंने लिटरली अपने आप को पनिश किया है। मतलब डाइट में लिटरली नहीं तो नहीं, सिर्फ़ इतना प्रोटीन तो इतना ही प्रोटीन, सब मेज़र करके खाता था मैं उस टाइम पे। ऐसा करके 6 घंटे वर्कआउट यानी कि मॉर्निंग 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, इवनिंग 2 घंटे। ओके। ऐसा करते हुए 8 महीने में अपने शरीर को बदला है पूरा। तो वो इत्तेफ़ाक हो गया कि उस टाइम पर एक कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन चल रही थी, तो कॉम्पिटिशन वालों ने बोला कि तू पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते तुम? मैंने कहा अब तो मेरी बॉडी इतनी बदल गई है, कोई बोलेगा भी नहीं कि ये धृतराष्ट्र बने थे अभी साल भर पहले। हुँ। मैं जाके खड़ा हो गया, जीत गया। मैंने कहा जीत गया? ये तो चमत्कार हो गया बोला अपने साथ। फिर ऐसे करते-करते उसी साल में मिस्टर एशिया का कॉम्पिटिशन था उज़्बेकिस्तान में, 23 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल लग गया, पूरा पैन एशिया में। तो भूख और बढ़ गई। मैंने कहा यार ब्रॉन्ज़ मिल गया ना अब एक गोल्ड चाहिए गोल्ड बस। चाहिए, राइट। देश के लिए इतना तो करना बनता ही है। आपने डाइट की बात की, फिटनेस की बात की, तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिटनेस में, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को पता ही नहीं होता कि क्या खाएं, ये स्किप कर दे, वो स्किप कर दे। बच्चे आजकल जनरेशन जिम का बहुत क्रेज है, हुँ। तो कैसे डाइट डाइट में क्या कुछ चेंजेस किया आपने? स्टार्टिंग में कैसे रिसर्च की, फिर डाइट में क्या कुछ चेंजेस लाए? देखिए मैं उम्र के 15 साल से जिम कर रहा हूँ। जब मैं 8वीं में था तब से मैं जिम शुरू की थी। तो मुझे भी ये लगता था कि जिम करने से ही बॉडी बनती है। हम्म। लेकिन मैं ये गलती करता था कि जिम अभी 2 घंटे किया, फिर पिज़्ज़ा खा के घर जाता था। तो उसकी वजह से क्या हो गया मसल प्लस फैट, ठीक है? जिसकी वजह से ऐसे बल्की हो गए सारे। ये चेस्ट बड़ी हो गई है, पेट बड़ा हो गया है, आर्म्स इतने बड़े हो गए हैं एकदम। कोई शेप नहीं था नहीं। उसमें जैसा चाहिए होता है। फिर जाना महाभारत के बाद कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है। अब अगर कोई वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है अपना, तो वो ये सब चीज़ों से उसको एकदम ब्रेक लेना पड़ेगा। जैसे फैट्स हो गए बहुत ज़्यादा राइस जो जिसके खाने की आदत, थोड़ा-सा कार्ब इंटेक कम कार्ब्स करना कम करके। पड़ेगा उसे और ज़्यादातर वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, प्रोटीन हाई इंटेक करना पड़ेगा और वर्कआउट डबल करने पड़ेगा उसको। तो ये चीज़ मैंने जानी। तो डाइट उस टाइम पर ऐसा था मेरा कि ज़्यादातर हाई प्रोटीन डाइट होती थी। लो कार्ब सिर्फ़ वर्कआउट के पहले थोड़ा-सा खाता था, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया। हम्म। वो क्या एनर्जी के लिए सही है। वो कीटोसिस डाइट वही होती है, कीटोसिस कार्ब्स डाइट नहीं। अलग है। नहीं, नहीं वो कीटोसिस कार्ब्स है। वो ओके। सिर्फ़ उसमें सिर्फ़ प्रोटीन और फैट होता है आपके बॉडी में नो जाता है, नो कार्ब्स। कार्ब्स जाता है और ओके। नो शुगर। तो वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते में उसका प्रोसेस दिखाई देने लगता है। फिर आप लो कार्ब डाइट पे जाओ जो मैं फ़ॉलो करता था। बहुत एनर्जी लॉस होता है उसमें, आई थिंक। भयंकर एनर्जी लॉस होता है, आपको हाँ। वीक लगता है, इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट हेल्दी, लेकिन करना है तो करना है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो। ओके। वर्कआउट आप 2 घंटे कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक है, गणित इतना सिंपल है, आपने जो खाया है,
अब आपने ऊपर से मुंह पे कंट्रोल कर दिया आपने, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा फालतू की चीजें ना खाते हुए, अब आप वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं, तो बॉडी को आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि अंदर के जो फैट डिपॉजिट्स हैं आपके इर्द गिर्द के बॉडी के, उसको कमर वमर, तो उससे वो एनर्जी लेके बर्न करता है, तो वैसे करके आप लीन होते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप को स्टाफ कर दो, स्टाफ करोगे तो बॉडी अलग जोन में चली जाएगी, फिर वो पानी भी रिटेन करने लग जाएगी, फिर उसको लगेगा खाना नहीं मिल रहा है, जो है तो बचा के रखो, तो ये भी ना हो। तो आपको एक बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, कम से कम 3 मील्स से 4 मील्स टाइम टू टाइम डिसिप्लिन में, और उसमें भी थोड़ा राइस कम, प्रोटीन ज़्यादा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें चिकन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर है, टोफू है, प्रोटीन शेक्स हैं, प्रोटीन शेक्स जबकि बहुत सेफ होता है। आज की जनरेशन में स्टेरॉइड्स काफी ज्यादा वो है कि स्टेरॉइड्स ले लो जल्दी बॉडी देखो बन जाएगी। यंग अगर हो ना, हाँ। तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इतना हाई है ना कि बॉडी करती है, रिस्पॉन्ड करती है फटाफट, लेकिन एक उम्र के बाद 35-40 के बाद ना आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको एक एडिशनल सोर्स कहीं ना कहीं, या तो आपकी खान पान उतना पावरफुल होना चाहिए आपका, और आपका लाइफस्टाइल उतना अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस ले लिया है, 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, तो इसमें सब लिबिडो, आपका लिबिडो भी डाउन हो जाता है, आपकी एनर्जीज लेवल्स डाउन हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है, तो मसल डेवलपमेंट कैसे होगी? सो आई डोंट रिकमेंड एनीबॉडी गोइंग ऑन स्टेरॉइड्स एज सच, बट जितना हो सकता है नेचुरल डाइट पे स्टिक करके भी अगर आप वर्कआउट 1 से 2 बार कर सकें, मैं तो दिन में 2 टाइम वर्कआउट करता हूँ, 6 दिन, ओके। सिर्फ 7। और वेज और नॉन वेज की बड़ी कंट्रोवर्सी है कि क्या विदाउट वेजिटेरियन या वेजिटेरियन भी वीगन मेरे, डाइट पे नहीं भी नहीं, आप मेरे बॉडी कई बना दोस्त रहे हैं वेजिटेरियन जिनकी हाँ, फिजिक बहुत अच्छी है, राइट। जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो कंपल्सरी नहीं है नॉन नहीं, वेज। अगर आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, देखो क्या है ना, गणित सिंपल है, अगर आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर सकते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चिकन से या वेजिटेरियन से या वेगन से। सोर्सेज नहीं रहने की वजह से नॉनवेज पे जाते हैं लोग ज्यादातर। तो आपने नॉनवेज मैं तो नॉनवेज ईटर था ही हमेशा से, लेकिन मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे ना कहीं नॉनवेज छूटने वाला है। होती है ना अंदर से एक आवाज आने लगती है कि यार छोड़ देते हैं, बस हो गया। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जैसे जैसे आप जाते हैं, हर चीज, वैसे भी मैंने कभी लाइफ में आज तक ना अल्कोहल टेस्ट किया है ना स्मोक किया है, मुझे पता ही नहीं अल्कोहल क्या होता है, तो आई एम कंप्लीटली नॉन मतलब अल्कोहलिक। फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बाद भी आपने स्मोक नहीं किया तो या कौन alcohol कहता है नहीं फिल्म किया? इंडस्ट्री वाले स्मोक और ड्रिंक करते हैं भाई? मतलब मोस्टली होता है कि ऐसा वो कुछ नहीं होता है, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात होती है। तो ऐसा होता है कि आप उस ग्रुप में रहते हैं और यू डोंट कोई बात नहीं, मैं उस ग्रुप में रहता हूँ, फ्रेश लाइम नींबू पानी लेके बैठता हूँ, और मैं उन सबको देखता हूँ जो पीते हैं, कुछ लोग उसमें से नहीं पीते, इट डज नॉट मैटर, सिर्फ एक कंपनी की बात होती है। वैसे मैं पार्टी करता नहीं, गया अभी तो मैं वैसे मुंह दिखाई करके आता हूँ। ओके। मुझे अपना, मेरा मेरा सब प्यारा सा डॉग है घर में, वो मेरे रूम में मेरा शैडो, हाँ मेरी मम्मी डैडी साथ में हैं, वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके रात में सोने की मुझे आदत है आराम से, और सुबह उठ के अपना जिम जाने की, ये मेरा फिक्स रूटीन है, लाइफस्टाइल है। कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन क्या था कि अल्कोहल नहीं पीता हूं, अगर उस आप इंडस्ट्री में हैं, उस सर्कल में हैं, तो फिर भी आप, जरूरत ही नहीं है, मैं ऑल टाइम हाई रहता हूँ, मुझे कोई सब्सटेंस की जरूरत नहीं है हाई होने की। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं पूरा टाइम, मेरी एनर्जी हाई है। मैं अगर कोई क्लबिंग भी जाऊं अगर कभी किसी टाइम, तो मैं नाचूंगा ऐसे जैसे मैंने 8 शॉट्स मार रखे हैं। दैट इज द एनर्जी ना, मुझे कोई सब्सटेंस की जरूरत नहीं है अपने आप को हाई रखने की। अब अगर हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो कुछ टिप्स की क्या आप अवॉइड कर सकते हैं वाइल आप जिम में जिमिंग कर रहे हैं या फिर फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं एज अ मतलब यंगस्टर? फोन अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आजकल फोन लेकर जो कंटेंट बनाते जाते हैं ये लोग, वर्कआउट 5 पैसा और कंटेंट शूटिंग, हर एंगल का शूट वूट और ये वो सब 1 घंटा, तो फोन अवॉइड करना चाहिए बिकॉज वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। दूसरी बात जो अवॉइड करनी चाहिए वो ये कि स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। हम सोते नहीं हैं, एक तो खान पान में हमारे बराबर नहीं है, फिर हम ब्लेम करते हैं उस ट्रेनर को और दूसरों को, हम खुद पर रिफ्लेक्ट नहीं करते कि अच्छा मुझसे ये गलत हो रहा है करके। तो स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 8 घंटे की नींद लेता हूँ मैं अच्छे तरीके से। तीसरी एक चीज़ जो मैं बोलूँगा कि जो जिम में अवॉइड करनी चाहिए वो ये कि ईगो लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। ईगो लिफ्टिंग यानी कि ज़बरदस्ती दिखाने के लिए, हाँ 4 प्लेट लगा दिया, 3 प्लेट लगा दिया। मैंने अपने लाइफ में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है कि बेंच प्रेस इतना मैं मार के दिखाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो मेरा मसल अगर पुल हो गया, मसल टेयर हो गया तो हो गया, मेरे 6 हफ्ते चले गए कहीं भी। मैं हमेशा एक रेंज में वर्कआउट करता हूँ, मिडिल वेट लेता हूँ और उसमें रेपिटेशंस बढ़ा देता हूँ मैं जितना हो सकता है उतना। लास्ट में कांपते हुए जो लास्ट वाला रेप होता है वहां तक मेरी बॉडी ले सकती है उतना अच्छे तरीके से। हैवी, एकदम एक्सट्रीम हैवी अपने को जाना नहीं, बिकॉज हम पावर लिफ्टर्स नहीं है। ठीक है, आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, आपको एक चूज करना है इनमें से। अगर आपको चूज करना हो तो
एक्टिंग चूज करेंगे या बॉडी बिल्डिंग? अगर बोथ, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो आप ऐसा बोल रहे हो चूज कि आपका राइट हैंड आपको चाहिए कि लेफ्ट हैंड चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी लाइफ में। क्योंकि दैट्स व्हाई हाँ क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले मैंने अपनी बॉडी को बनाया, उसके बाद मैं जो हूँ मेरी बॉडी ने मुझे बनाया। जी तो आई कांट बी बायस्ड। ओके लेकिन एट अ लेटर स्टेज आफ्टर शायद हाँ 40-50s के बाद मैं एक्टिंग चूज करूंगा, बिकॉज तब मैं बॉडी बिल्डिंग बॉडी इतनी तो राइट करूंगा भी नहीं। जी बॉलीवुड या साउथ? यू हैव टू चूज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मैंने तो पहले भी बोला है, मेरा दावा है ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूं मैं। ओके राइट मुंबई या राजस्थान? आई चूज मुंबई बिकॉज आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, ओके and but my soul, my old school soul belongs to Rajasthan. सबको डिप्लोमेटिक। अच्छा ओके बी एट होम या पार्टी आउटसाइड? Be at home anytime. अल्लू अर्जुन, वर्किंग विद अल्लू अर्जुन और वर्किंग विद सूर्या? Working with Surya sir. ओके प्लेइंग विलन का रोल या फिर रिलीजियस कैरेक्टर्स महाभारत जैसा? Religious characters in Chhatrapati Sambhaji Maharaj any Okay. day. ओके अच्छा फेवरेट गो टू प्लेस आपकी कौन सी है? Switzerland. कंफर्ट ओके फेवरेट स्ट्रीट फूड जो आप खाना पसंद करेंगे, वैसे नहीं खाते आप किससे पूछ रही हैं street food के बारे आई में नो भाई? बट दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। फिर भी कुछ तो मुझे याद भी नहीं मैंने कौन सा स्ट्रीट फूड कभी खाया लास्ट है। आपने कब खाया होगा? याद ही नहीं है, वही तो मैं Okay. कह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। आपने बचपन में कभी तो कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई बहुत किया होगा जो पानीपुरी। आपको पसंद हो? हाँ भयंकर। अच्छा अगर आपको बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस के साथ अपोजिट पेयर हो तो आपकी अपनी पसंद क्या होगी? मतलब आई थिंक You श्रद्धा want to- कपूर बहुत you want अच्छी, to work हाँ उनके साथ मुझे काम करना है। शी इज वेरी गुड ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, जितना मुझे पता है। आपने अभी विलन का रोल भी किया है, आपने अभी संभाजी महाराज में पूरा लीड रोल किया है, तो उसमें अब आपको और किस तरह का ऐसा रोल है, इंटेंस रोल, या और किस तरह का ऐसा रोल है या स्टोरी लाइन है जो आप करना चाहते हैं? मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का रोल जरूर प्ले करना चाहूंगा अपने लाइफ में एक बार, बिकॉज उनके बारे में बहुत बचपन से नॉलेज है, लेकिन उनके ऊपर कभी फिल्म नहीं बनी। अभी तक जो आपने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, चाहे वो टेलीविजन के हो, बॉलीवुड के हो, टॉलीवुड के हो, सबसे आपको डिफिकल्टी किस में हुई उसको अडॉप्ट करने में? छत्रपति संभाजी महाराज की। क्या कुछ आपको डिफिकल्टी फेस हुई, मतलब क्योंकि आप पहले भी कर चुके हैं ऐसा, फिर भी नहीं। मतलब क्या ऐसा? वही तो मैं आपको बता हाँ। रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि पिछले 12 साल में जो मेहनत मैंने की है अपनी लाइफ में बाकी रोल्स के साथ, वो एक तरफ है, और इस मेहनत जो ये छत्रपति संभाजी महाराज के रोल के लिए की, वो एक तरफ है। फिजिकली और मेंटली बड़ा एग्जॉस्टिंग रोल है ये। देख के आपको लग रहा है कि अरे ये तो इन्होंने स्टोरी पहले भी किया तो जरूर हाँ, इजी है। exactly. नहीं, मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बात बता दूं, इसमें जो वॉर सीक्वेंसेस में मैंने जो आर्मर पहना हुआ है वो 26 किलो का आर्मर है, ओके एक्चुअल स्टील का बना हुआ है। कॉस्ट्यूम वालों को अब बोला गया था कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना, उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया, उन्होंने रियल में महाराज समझ के वो छत्रपति संभाजी महाराज का उन्होंने जो प्लेट से बनाया, स्टील का प्लेट है, वो 4 लोग लगते हैं उसको मेरे को पहनाने में, और आप उसे कैरी करके फिर एक्ट करते हैं? उसे कैरी करके घोड़ा दौड़ाया है, ओह। फाइट करिए 12-12 घंटे वो पहन के रहा हूं मैं। ओके एक तो वो, दूसरा इसमें एक सीक्वेंस है जहां पर महाराज को बहुत हार्श तरीके से मारते हुए लेके जा रहे हैं, तो उनकी कंधे पे लकड़ा बांध दिया गया मोटा सा, अगर आप ट्रेलर में देखेंगे तो उसमें दिखेगा। जी उस अवस्था में 12 घंटे रहता था मैं, जिसमें 5 दिन खाना नहीं खाया मैंने खुद भी जानबूझ के, क्योंकि अगर महाराज को उस अवस्था में लेके जा रहे हैं मार के, तो वो मैं कैसे बहुत यहाँ पर हाँ। मस्त रोटी वोटी चिकन वगैरह ऐसा कुछ भी ऐसा खा के मैं बोलो चलो, तो मैंने उस टाइम पे खाना ही नहीं खाया। मैंने कहा यार एक महाराज को अगर वो लोग नहीं, पानी तक नहीं दिया होगा उन्होंने, मैं कैसे यहाँ पे खाना खा के बोलूँ कि चलो शॉर्ट क्या है। वो कन्विक्शन पावर दिख रही है और वो trailer चेहरे में, पे हाँ। दिखेगा आपको, हाँ, गुस्सा हाँ, मेरे हाँ। चेहरे पे दिख रहा है, बिकॉज मैं बहुत इरिटेटेड हो रखा था, खाना नहीं है और कड़क धूप है। हम्म, दूसरा फिजिकल चैलेंज ये था इसमें कि एक्चुअल पत्थरों पे जब एक्चुअल एक्शन किया है मैंने बहादुरगढ़ वाले सीक्वेंस में, तो जब पत्थर जो चेन वेन बांधा गया था मुझे, तो चेन में मैंने लड़ाई करी है ना, तो मोटे मोटे पत्थरों पे असली भागा हूं मैं, तो मेरे Okay. पैर रात को सूज जाते थे। ओके बकेट में पानी डाल के गरम नमक नमक डाल के डाल मैं के उसमें बैठा सेक रहता था करते। रात भर, और अगले दिन सुबह फिर वही पूरा एक्शन वैसे ही भाग, तो जब एक्शन बोलते थे तो मैं भाग कर पूरा एक्शन कर लेता था, कट बोलते ही लंगड़ते हुए जाकर मैं जाके हाँ कैसा लग रहा है शॉट, अच्छा लग रहा है चलो वापस। Okay. तो ये एनर्जी थी हमारी उस टाइम पे, तो बहुत एग्जॉस्ट, प्लस 1600 काल की प्योर मराठी एक उसमें मुझे सीखनी थी, तो वो सीखी वो हमने। सीखी हाँ, आपने, लैंग्वेज बैरियर्स तो Language आपके barriers तो- सारे ही। ओके एक लास्ट क्वेश्चन आपका, मैरिज प्लान्स क्या है, है रिलेशनशिप प्लान्स ये क्या आपने है? क्या पूछ लिया अभी लास्ट में ये मुझे शुरू में पूछना था। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके फैंस वो भी तो इंतजार कर रहे क्या हैं। क्वेश्चन क्या है? मैरिज प्लान्स क्या है, आप डेट करने वाले हैं किसी को कि मैरिज नो क्या मैरिज चाहते हैं आप? प्लान्स, नो मैरिज प्लान्स, नो मैरिज नो नो डेटिंग? मैरिज प्लान्स। और अभी इस वक्त तो करेंटली ऐसा है कि आई एम कंप्लीटली डेटिंग माय वर्क, बिकॉज मेरी फिल्मोग्राफी अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी फिल्में आ रही हैं और जो आने वाली हैं अभी 2-4-6 महीने में, उसके पीछे मैं पिछले 4 साल से लगा हुआ था।
तो Okay. कंटिन्यूअसली आई वाज ओनली एंड ओनली फोकस्ड ऑन माय वर्क। और ऐसा कोई प्लान अभी तो है नहीं, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है, अभी बहुत सारी ऑडियंस का दिल जीतना है अभी मुझे। तो सारी फीमेल ऑडियंस के लिए वो काफी वेट करेंगी थोड़ा तो करेंगी, और नहीं करेंगी तो वो भी शादी करके चली जाएंगी, उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है। ओके, आप काफी अच्छे प्लेबैक सिंगर भी हैं। अगर आप अपनी आवाज में आज कुछ सुना दें। क्या सुनना पसंद करेंगी आप? आप अभी गुनगुना रहे थे कुछ इससे पहले, गुनगुना रहा था वो तो ऐसे ही मैं। आप वही सुना दीजिए, या जो आपको अच्छा लगे वो सुना दीजिए। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को किन के पता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के पता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी क्या बात है, क्या नजर। बात है। एक तरफ आप फीमेल फैंस के लिए बोलते हैं कि आप मैरिज नहीं करेंगे, डेट नहीं करेंगे, एक तरफ आपने इतना अच्छा रोमांटिक गाना तो सुना यही दिया, एक तीर बता से दो निशाने हमने वाह। चलिए, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। ओके, तो बहुत अच्छा लगा, इस तरह से आपने जाना होगा इनकी कितनी इंस्पायरिंग जर्नी है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो इसी तरह के और पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।